हे गाइस, मेरा नाम नेहा है और आज हम पॉलिटी के सेक्शन में से दो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स पढ़ेंगे जो कि हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको हम मॉन्टेगू केल्मस्फोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। अब इस एक्ट को क्यों लाए? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ये डिक्लेयर किया कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, इस वजह से ये एक्ट आया। अब इसके फीचर्स पढ़ेंगे हम। फीचर्स क्या हैं इसके? सबसे पहले सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, मतलब कि सेंटर का प्रोविंस पे अब कंट्रोल बहुत कम हो गया है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोविंस अब बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे और अपनी ही चलाएंगे, नहीं। अभी भी गवर्नमेंट जो है उसका स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड और यूनाइटरी है। दूसरी बात, डीआरजी। डीआरजी क्या होता है? ये एक टाइप की डबल गवर्नमेंट है जिसके अंदर की जो प्रोविंस है उसको दो पार्ट्स में बांट दिया जाता है, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और एक होता है रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। सो इन दो पार्ट्स में इनको बांट दिया जाता है, लेकिन ये जो डीआरजी है ये अनसक्सेसफुल रहती है, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाती। नेक्स्ट है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म क्या होता है? अपर हाउस और लोअर हाउस इसमें होता है। अपर हाउस क्या हो जाएगा अभी? काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनके जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं उनको डायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ किया गया है। नाउ थर्ड वन, 3 of the 6 members of Viceroy's Executive Council were to be Indian, लेकिन किसको छोड़ के? कमांडर इन चीफ को छोड़ के 6 में से 3 मेंबर इंडियन होंगे। एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसका इन्होंने बढ़ाया? सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर दिए, 6 इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इन सब का। ठीक है, फ्रेंचाइज टू लिमिटेड पीपल, राइट टू वोट। फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट अभी कुछ लोगों को ही इन्होंने दिया, और किस बेस पे दिया? प्रॉपर्टी और टैक्स वगैरह के बेस पे इन्होंने दिया। न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर इन लंदन। लंदन में बना ये नया ऑफिस, और इसको किसकी ड्यूटीज़ दी गई? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसकी ड्यूटी कुछ इसको दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 1926 में हुआ। प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट सेपरेट हुए इसी एक्ट में, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन भी हुआ, जिसको हम आगे असाइनमेंट कमीशन बोलेंगे, 1927 उसमें हुआ। इज़ दैट क्लियर? आई होप ये वाला एक्ट आपको क्लियर होगा, तो इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस एक्ट का बैकग्राउंड देखते हैं। इस एक्ट का तो सबसे पहली बात, पहले साइमन कमीशन आया 1927 में। ठीक है, इसमें क्या था कि ये 7 मेंबर कमेटी थी जॉन साइमन के अंडर, और इसमें सारे के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। तो इंडियन पार्टीज जितनी भी थी सब ने इसको बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या था, इसको रिपोर्ट सबमिट करनी थी और ये बताना था कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर इसके बाद इन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा, जिसमें कि कौन कौन आएंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ओके, और इस कॉन्फ्रेंस की बेस्ड पे वो एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब ये एक रिपोर्ट होगी वाइट पेपर करके, ये इनको सबमिट करानी होगी जॉइंट सेलेक्ट कमेटी में, और वहाँ से जो रिकमेंडेशंस हैं उस कमेटी की उसको लिया जाएगा, और वो जो रिकमेंडेशंस हैं उसी को हमने क्या बोला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इज़ दैट क्लियर? ये बैकग्राउंड था कि साइमन कमीशन आया, उसमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई,
और जो भी सब ने मिल कर के रिकमेंडेशंस दी हैं उनको आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोला गया। ओके, इसके फीचर्स पढ़ेंगे। ये सबसे लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें 321 सेक्शंस हैं और 10 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, ऑल इंडिया फेडरेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ। इसके अंडर 3 लिस्ट आती हैं, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। फेडरल लिस्ट इज़ फॉर सेंटर, प्रोविंशियल लिस्ट इज़ फॉर प्रोविंस एंड कॉन्करेंट इज़ फॉर बोथ। लेकिन ये चीज़ कभी भी आ नहीं पाई क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया। सो नेक्स्ट, डीआरसी को एबॉलिश कर दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इस एक्ट में मिली। ये 1937 में इफेक्ट में आया लेकिन 1935 में डिसकंटिन्यू हो गई, यानी 2 ही साल इस चीज़ को फॉलो किया गया। सेंटर पे डीआरसी को ले लिया गया लेकिन इसको भी मतलब ये भी कभी आ नहीं पाया, नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ बाईकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। वो 6 कौन कौन से हैं? बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, असम, यूनाइटेड प्रोविंस। बाईकैमरलिज्म अभी बताया था कि 2 हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस, तो वो इन सब प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया। एबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850। जो पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी, तो उसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन्स और जो लेबरर्स हैं उन सब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रखा गया। नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज। ओके, मतलब अब 10% ऑफ पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिल गया है और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई भी हुआ यहाँ पे इसी एक्ट में। establishment of not only federal public service commission but also provincial and joint public service commission, तो इनका भी establishment हुआ। establishment of federal court important 1937 में हुआ, ठीक है। सो ये 2 एक्ट्स थे और जितना भी इस एक्ट्स में था वो सब मैंने इसमें मेंशन किया है। तो अब हम इन दोनों एक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। So we have these questions. So first question is, the Federal Court of India was established in which of the following year? तो ये अभी अभी हमने किया। पहली बात तो अगर ऐसा आ जाए कि कौन से एक्ट में हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो लेकिन इसका आंसर क्या है, कब हुआ एस्टेब्लिश्ड? 1937। Next question, in the context of Indian history, the principle of diarchy refers to division of the central legislature in 2 houses? No. Introduction of double government, that is central and state government? No. Having 2 sets of rulers, one in London and another in Delhi? No. Division of the subjects delegated to provinces into 2 categories? Yes. जो 2 कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डीआरसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल? सेंट्रल लेवल पे अभी हमने पढ़ा था कि डीआरसी को प्रोविंस से हटा के सेंट्रल लेवल पे कर दिया था, एक्ट ऑफ 1909। नो, ओके, तो इसमें नहीं था वो। नेक्स्ट वी हैव एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नो, अभी पढ़ा था हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी टाइम पे सेंटर में लाई गई थी डीआरसी। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप डीआरसी एट द सेंट्रल लेवल? अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला,
तो इसमें मैंने बताया अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नेक्स्ट, which of the following are the principal features of Government of India Act 1919? Okay, so the introduction of DRG in the executive government of the provinces, इसमें पूछा क्या है, आर पूछा, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. सो इंट्रोडक्शन ऑफ DRG इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस बिल्कुल सही है. ठीक है. नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट करना, आई थिंक दिस इज नॉट राइट. ओके. devolution of legislative authority by the center to the provinces, yes this is right. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली. ठीक है, 1 and 3 इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी. ये अभी बताया था, जो लास्ट एक्ट हमने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नेक्स्ट इज, द इंडियन लेजिस्लेचर was made bicameral for the first time. So Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1919, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935. तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है, ये पढ़ाया था ऊपर ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ. ये कहाँ से इस चीज़ को लिया गया है. सो इट इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ओके. सो नेक्स्ट, the distribution of power between center and states as in the Constitution of India is based on which of the following plans. So it is also Government of India Act 1935. Next question, a federal system and DRG at the center was introduced in India by, again it is Government of India Act 1935. okay. next we have, देखो इसमें अभी ऊपर बताया था फेडरल सिस्टम, जिसमें 3 लिस्ट आती हैं हमारी, और DRG को सेंटर में लाया गया था और प्रोविंस से हटा दिया गया था, अभी बताया था ये, तो वही आंसर है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू. तो हाँ, ये चीज़ उसमें मेंशन्ड नहीं की है मैंने, तो इसको ध्यान से सुनेंगे. जो रेजिड्यूरी पावर है, यानी कि 3 लिस्ट में जो पावर्स देनी थी वो दे दी, अब जो बची हुई पावर है वो किसको मिलेगी, गवर्नर जनरल को मिलेगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इनमें से कौन सा साइलेंट फीचर नहीं है. पहली बात तो नॉट को नोटिस करेंगे आप, नहीं है. ठीक है. सो द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, सही है ये. तो रेजिडेंसी सब्जेक्ट्स वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, ये अभी बताया मैंने, गवर्नर जनरल को मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव, Why is the Government of India Act 1935 important? क्यों important है? A is the correct answer. It is the main source of Constitution of India. Next, which one of the following acts led to the separation of Burma from India? तो ये भी mention नहीं है उसमें, तो इसका आंसर है Government of India Act 1935. So guys, that's all for today's video. ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो पहले पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, और आगे इन्हीं को ही घुमा घुमा के पूछा जाता है. तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो और
जो समझ में ना आए, प्लीज़ डू कमेंट, लेट मी नो. I hope you guys like this video, so please subscribe my channel and like my video, share my video, and keep enjoying this lockdown. Thank you.